स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? जो नए आए हैं उनको वेलकम। ठीक है। और बेटा जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपने फोकस कैमरे की तरफ नहीं रखना, इधर रखना। ठीक है कि नहीं? ये ना आपको कैमरे का ही चा चढ़ा हो। ठीक है। ये इसलिए है कि अगर कोई आपका पॉइंट मिस हो जाए तो आप घर जाके भी उसको देख सकते हैं, और भी जिन बच्चों ने देखना हो वो भी इससे देख के सीख सकते हैं। तो बहरहाल बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। और एक ये भी एक छोटा सा टॉपिक है इंतकाल एनर्जी बजरिया वेव्स एज एनर्जी कैरियर्स। तो मैं इसके ऊपर एक दो कमेंट्स कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम अपनी जो आज का हमारा मेन टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। चलें जी। बस अब इधर वेव्स एज एनर्जी कैरियर्स। मैंने शुरू में बताया था आपको कि वेव एनर्जी को लेके जाने का काम करती है। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम वेव ने करना होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी। उस साउंड एनर्जी को एक वेव है, साउंड वेव जो हवा में पैदा हो रही है, वो आप तक लेके आ रही है। समझ आ रही बात की? तो अब बेटा, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि वेव का असल में काम क्या होता है, इसने एनर्जी को मुंतकिल करना होता है, एनर्जी को मुंतकिल करना होता है। अब कोई वेव कितनी एनर्जी मुंतकिल करेगी ये किस बात पे डिपेंड करता है, अभी हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम बेटा मैंने बताया था कि ये होती है हमारे पास एक वेव, ऐसे ही है ना। ये एक और एक वेव बना रहा हूँ। अब देखें बेटा, अगर आप ऊपर वाली वेव को देखें तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, कम है, और नीचे वाली वेव का एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ही है ना बेटा। एम्पलीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ये मिसाल ऐसे ही है। ये समझ ले एक साउंड वेव है, ये प्रोड्यूस हुई है डोल से। डोल से साउंड प्रोड्यूस होता है ना, डोल यार, डोल, ठीक है कि नहीं। तो ये डोल की एक सरफेस है, उसके ऊपर मैंने स्टिक मारी पास से, तो ये उसकी सतह है, ये है वस्ती पोजीशन। जहाँ से मैं स्टिक लेके जाके मार रहा हूँ वो कौन सी पोजीशन है, इंतहाई। यहाँ से मार रहा हूँ ना, यहाँ से मारूँगा तो आवाज़ आपको जो आ रही है इस तरह की वेव बन रही है। अब मैं दूर से मार रहा हूँ, अब वस्ती से लेके ये जहाँ पे खड़ा है ये इंतहाई है, मैक्सिमम जो फासला आपकी बॉडी ने तय किया है। क्लियर हो गया जी। अब ज़्यादा दूर से मारा, अब एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, तो अब डोल की आवाज़ भी क्या होगी, बात समझ आ रही कि नहीं। तो यही वेव्स के केस में है बेटा कि जिस वेव में एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन या वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मुंतकिल होती है। वहाँ पे एनर्जी क्या मुंतकिल होती है, ज़्यादा। और जहाँ एम्पलीट्यूड कम हो वहाँ पे वेव एनर्जी भी क्या मुंतकिल करती है, कम मुंतकिल करती है। और मैं मिसाल दे देता हूँ। अगर आप रस्सी को पकड़ें, आप अपने हाथ से रस्सी को हिलाएं, तो आपने अपने मसल की एनर्जी को रस्सी को दिया है, तो वो एनर्जी जो अब वेव बन के रस्सी में आगे को जाएगी, है कि नहीं। अगर मैं हल्का सा झटका दूं तो मैंने अपने हाथ से कम एनर्जी दी है, तो वेव भी छोटी सी पैदा होगी और आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। वेव कैसे जाएगी, स्लो, आहिस्ता। और अगर मैं ज़ोर से झटका दूं तो वेव बड़ी प्रोड्यूस होगी और ज़्यादा तेज़ी से अब जाएगी। बात समझ आ रही है। तो बेटा ये था हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। डोल की मिसाल ही मैंने आपके सामने रखी है, वो भी सिंपल है। तो आप यहाँ से दो बातें याद रखेंगे कि एक तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या हमारी साइंस के अंदर वेव्स का ये काम है कि इन्होंने एनर्जी कैरियर के तौर पे काम करना होता है। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल करना होता है। क्या करना होता है, अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो एनर्जी भी ज़्यादा मुंतकिल करेगी, और जिस वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा वो एनर्जी भी कम ट्रांसफ़र करेगी। अंडरस्टैंड जी। ये हमारे पास आज का एक छोटा सा पॉइंट था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़रा हम।
ये इंपॉर्टेंट अभी हम बेटा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, पेपर में आता है छोटा सा लेकिन ये लॉन्ग आता है। रिलेशन ताल्लुक बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा, किसी वेव की स्पीड से मुराद वी है, उस वेव की फ्रिक्वेंसी और उस वेव की वेवलेंथ, इन तीनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, ये हम अभी इसकी वजाहत करेंगे, छोटी सी जो भी आज हमारे मुख्तसर सी वजाहत बनेगी। फ़र्ज़ करें भाई आपके पास एक मीडियम है, उस मीडियम में आपने कोई बाहर से खलल पैदा किया है, तो उस मीडियम में क्या प्रोड्यूस होगी, एक वेव प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? वेव प्रोड्यूस होगी इस तरह से। अब सपोज एक रस्सी थी, आपने उसको छेड़ा तो आपने उसमें क्या पैदा किया, खलल। अब आपको नज़र आ रहा होता है कि वो जो खलल है वो वेव बन के आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा, और जितनी स्पीड के साथ वो आगे जा रहा है वो है उस वेव की वेलोसिटी। क्या उस वेव की? उसको स्पीड कह लें या वेलोसिटी कह लें। क्लियर हो गया कि नहीं? तो वेव जितनी वेलोसिटी, जितनी तेज़ी के साथ आगे जाती है वो कहलाती है उस वेव की वेलोसिटी। क्या कहलाती है? वेव की वेलोसिटी। और उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे? v के साथ। तो अब आपने ये 9th में पढ़ा हुआ है बचपन में कि किसी भी चीज़ की जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है d और t के। पढ़ा था 9th में कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ये आपने पढ़ा हुआ है पीछे। अब अगर हमारे पास एक वेव है जो कि किसी मीडियम में आगे मुंतकिल हो रही है, आगे जा रही है, सपोज हम एक वेव उसमें से उठा लें, सिर्फ एक वेव। अब ये जितनी स्पीड से आगे को जा रही है वो इसकी क्या है? v है, जितनी स्पीड से ये वेव आगे को जा रही थी। अब इस वेव ने जितना फासला यहाँ तक तय किया है वो फासला आपके पास बेटा, आप उसको d से ज़ाहिर करें, और ये फासला कितना बन रहा है? एक वेव का फासला कितना होता है? लैम्डा होता है यार। वेव की लंबाई के दरमियान कितना फासला होता है? लैम्डा। ये हमने कल पढ़ा था, है कि नहीं? तो फ़र्ज़ करें वेव जिस स्पीड के साथ जा रही है वो v है, और वेव ने जो फासला तय किया है, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया या डिस्प्लेसमेंट कवर की है, वो आपके पास d है, और वो किसके इक्वल है? यहाँ पे लैम्डा के इक्वल है। क्लियर हो गया? वो वेव की लंबाई के बराबर है। दूसरी बात ये आपको ये भी पढ़ाया गया था बेटा कि एक वेव बनने तक, इतना फासला तय करने तक जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। मैंने बताया था ना, एक चक्कर मुकम्मल होने के लिए दरकार वक़्त को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो चक्कर असल में वेव ही था। एक वेव मुकम्मल होने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव पूरी बन रही है ना, उससे आगे फिर नई वेव शुरू हो गई है। समझ आ रही है? तो एक वेव मुकम्मल होने के लिए दरकार टाइम कितना है? टाइम पीरियड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वक़्त लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, वो किसके इक्वल है? उस वेव के टाइम पीरियड के इक्वल है। किसके इक्वल है? टाइम पीरियड के इक्वल है। किसके बेटा? टाइम पीरियड के। अब ज़रा ये जो चीज़ है मेरे पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। 14(1) मसला नंबर 1 में कीमतें क्या करें? दर्ज करें। क्या करें? कीमतें दर्ज करें। लिख लेंगे ना? तो अब ज़रा हम करते हैं बेटा ऊपर कीमतें दर्ज। तो v तो वैसे ही रहा, d हमारे पास किसके बराबर है? लैम्डा के। t किसके बराबर है? कैपिटल T, टाइम पीरियड के बराबर है। अब आप ये भी जानते हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है बेटा, कि हमारे पास जो t होता है वो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उलट होते हैं। इसका क्या मतलब? अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1/5 सेकंड होगा, उलट होगा। क्लियर हो गया जी? और अगर आपको ये कहते हैं कि टाइम पीरियड 2 सेकंड है, बताएं फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी उसके उलट हो जाएगी 1/2। एक दूसरे के उलट होते हैं। ठीक है?
यानी कि ये होता है एफ इज़ इक्वल टू 1/t। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, टी इज़ इक्वल टू 1/f। ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा ना, समझ आ गई है। तो यही बात मैंने इधर की है कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उलट होते हैं। क्लियर हो गया जी कि अगर टाइम पीरियड को उल्टाएं तो क्या बन जाती है हमारे पास फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी को उल्टाएं तो क्या बन जाता है, टाइम पीरियड बन जाता है। क्लियर हो गया जी। जैसे बेटा 5 को कैसे उल्टाने का मतलब ये होता है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 होता है ना, और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/2। अगर ये फ्रिक्वेंसी है तो दूसरा क्या होगा, टाइम पीरियड। अगर ये टाइम पीरियड है तो दूसरा क्या होगा, फ्रिक्वेंसी। बात समझ आ रही है। तो बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हमें पता है कि टी बराबर होता है 1/f के, तो टी की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1/f। पुट इन टू मसवाद नंबर 2 में कीमतें क्या करें, दर्ज करें। अब इधर मैं टी की जगह ये कीमत पुट करने लगा हूँ, v इज़ इक्वल टू लैम्डा, और टी किसके बराबर है, 1/f के इक्वल है। बात समझ आई है। अब आगे देखें बेटा, ये f नीचे डिवाइड फिर डिवाइड हो रहा है, तो ये f ऊपर जा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पढ़ा हुआ है ना मैथ के अंदर, बटे के नीचे अगर बटा हो तो ऊपर जाके वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये v इज़ इक्वल टू f ऊपर जाके लैम्डा से क्या हो गया, नीचे क्या बच गया, 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया फ्रिक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक है नहीं। तो लिहाजा किसी वेव की वेलोसिटी, वेव की फ्रिक्वेंसी और वेव की वेवलेंथ के दरमियान ये ताल्लुक होता है। इसमें जो सारी बेटा उर्दू बच रही है, इंग्लिश बच रही है, वो आप चाहे तो अपने अल्फाज में लिखें कि हमारे पास एक वेव जा रही है किसी मीडियम में, वो इतनी वेलोसिटी से जा रही है। यहाँ पे जो वेव ने फासला तय किया वो लैम्डा के बराबर है, वेव ने जितना टाइम लिया उसके टाइम पीरियड के बराबर। ये बातें आप उर्दू में लिख लें तो और लंबा हो जाएगा टॉपिक। अगर नहीं लिखनी आती तो आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अपना ख्याल रखें बेटा, तो खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़। चलिए इसको ऑफ करो।